शेड्यूल के हिसाब से रोहतक ज़िले के अंदर 2 दिन मतदान होना है। 9 नवंबर को ज़िला परिषद और पंचायत समिति के मतदान होना है और 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज़िला परिषद और पंचायत समिति की काउंटिंग स्टेट लेवल पर एक ही दिन होगी। पंच और सरपंच की काउंटिंग मतदान के तुरंत बाद गांव के अंदर ही होगी और वहां पर वो चुनाव नतीजे डिक्लेयर करने के बाद में पार्टीज वापस आएंगी। हमारी पूरी नामांकन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी, सिंबल अलॉटमेंट और विड्रॉल की पूरी हो चुकी है। आज से हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। पूरे ज़िले के लिए हमारे जितने भी बूथ हैं 529, उनकी पोलिंग पार्टीज़ फॉर्म कर दी गई हैं, नोटिस उनको चले गए हैं और आज सेकंड जो फेज़ है हमारा रिहर्सल का वो चल रहा है इस वक्त भी। इस ट्रेनिंग के बाद में 8 और 11 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच होंगी। ज़िला परिषद में सभी 14 वार्ड्स के अंदर चुनाव होना है। इसी तरह से पंचायत समिति के भी सभी वार्ड्स में चुनाव होगा। सरपंचीज़ के भी सभी यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ पंचीज़ के अंदर हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में अनअपोज पंचीज़ निर्वाचित हुए हैं और कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो रिमेनिंग जो वार्ड बच गए हैं पंचों के, वहाँ पर हमारा चुनाव 9 और 12 को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा। हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। ज़िले के अंदर जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेजेस थे वो आइडेंटिफाई हमने किए हैं। कैंडिडेट्स फाइनलाइज होने के बाद में एक सेकंड राउंड की एक्सरसाइज चल रही है कि कैंडिडेट की वजह से अगर कोई सेंसिटिविटी होती है तो उसके आधार पर एक बार दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव विलेजेस बढ़े तो नहीं हैं। अदरवाइज़ सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या मतदान के लिए जो बॉक्सेस यूज़ किए जाने हैं और बाकी जो सामान है वो रेडी है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आप लोगों की तरफ से कल लाइसेंस जमा कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन सूचना ये आई थी कि 50% ही जमा हुए हैं और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गन जमा नहीं कराई, तो उसको लेकर के क्या चल रहा है? कोई भी निर्देश जो चुनाव के दौरान दिए जाते हैं वो कानूनन अगर उसकी पालना नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ज़िले में अभी तक कोई भी केस इस तरह का नहीं आया है। पूरे राज्य स्तर पर भी बात करें तो सरकार ने जो पिछले 3-4 साल में प्रयास किए हैं, जिसके तहत उन्होंने इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाए हैं या अल्टरनेट यूज़ इसके लिए दिए हैं, उसकी वजह से जो टोटल इंसिडेंट्स थे वो उनका रिडक्शन 23-24% स्टेट के अंदर हुआ है। और 2 बड़े प्लांट्स जिनसे स्टबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर शुरू हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो हमारा जो ज़िला है, क्योंकि ज़्यादातर जीरी का क्षेत्र है और वो कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है चारे के लिए, उसका रेट बहुत है, तो लोग जलाने की तरफ अब इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है तो इसके ऊपर लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ जो एनजीटी की डायरेक्शंस हैं और हमारे यहाँ पे जो ग्रैब की प्रतिबंध जो लगे हुए हैं उसके तहत अगर कोई फायर इंसिडेंट पाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनवायरमेंट कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है और वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम भी ऐसा करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हर रोज़ ये सूचना राज्यों को भेजी जाती है और सभी राज्य सभी ज़िलों को ये सूचना उसी दिन वापस भेजते हैं और उसके आधार पर जहाँ पर भी फायर इंसिडेंट हुआ है वहाँ टीम्स जाती हैं और वहाँ इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा पूरे सभी ज़िलों के अंदर किया जा रहा है और हमारे ज़िले के अंदर भी सभी गांवों को, सभी पंचायतों को अलग अलग टीमों में बांट दिया गया है और पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे
वहाँ उन गांव के ऊपर विशेष तौर पे नज़र रखी जा रही है। थैंक यू।